हेलो डियर बैंकर्स। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारा जेआईबी फाउंडेशन बैच का इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंस का क्लास। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। एंड आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई आपका सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस बैच को किस तरह से आपके साथ में कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। सो एज यू नो मेरा नाम है मानवी एंड मैं यहाँ पर आप लोगों की इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंस सिस्टम की फैकल्टी हूँ। तो चलिए गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे क्या वेटेज रहता है, सिलेबस क्या है, ऑल्सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिलेबस हमारे पास में हर एक सब्जेक्ट जो है आपका, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं आरबीडब्ल्यूएम की, आपके पास में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, वहां पर आपके पास में एक और मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो हमारे पास में इंडियन इकोनॉमिक्स में तो 4 मॉड्यूल्स रहेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंस में। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, किसके बारे में बात करते हैं। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल ए और बी में, और जो आता है आपका यहाँ पर फाइनेंस वाला पार्ट वो कवर होता है मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में। क्लियर है इतना। अब जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सिंपली लिखा हुआ है कि जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आईआईबीएफ की जो बुक आती है, मैकमिलन पब्लिश करता है, मैक्सिमम उधर से ही आते हैं। व्हाई आई एम सेइंग 90%, द नंबर इज एक्चुअली हायर, बट उसको हम यहाँ पर 90% लिख लेते हैं, एज यहाँ पर मोर देन 90% तो आपका कवर हो गई। अभी तक अगर मैं बोलूँ ना, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके पास में एटलीस्ट 95% कॉन्सेप्ट तो वहीं से कवर हो रहा है। कुछ चीजें हैं जैसे अभी कुछ नंबर्स चेंज होते रहते हैं। बुक हुई थी पब्लिश 2023 में, बुक ना आप लोगों की थोड़ी ज्यादा पुरानी है, तो क्या प्रॉब्लम है, डेटा अपडेटेड नहीं है, राइट। तो डेटा अपडेटेड नहीं है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अपडेटेड डेटा भी पढ़ते हैं। अब जैसे आपको पता है जीडीपी, आईआईपी का बेस ईयर चेंज हुआ है ना, सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है। तो वो चीजें आपकी बुक में तो है नहीं, लेकिन मुझे आपको पढ़ानी है क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा रोल रहेगा कि एक बुक तो आपके पास में है, ठीक है, सारी चीजें हैं वहां पर, लेकिन क्या चीजें चेंज हुई हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट को कवर करना है, ये मेरा रोल रहेगा। अब आते हैं हमारे मॉड्यूल ए की तरफ। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले जो मॉड्यूल आता है वो आता है मॉड्यूल ए। बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल तो नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ बिल्कुल पढ़कर नहीं जाना, लेकिन ऐसा है कि इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मोटा मोटा ओवरव्यू लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हम समझेंगे कि अच्छा इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपकी एशियंट एरा में कैसी थी से लेकर करेंटली क्या सिचुएशन है। फिर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो प्राइमरी, टर्शरी, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर, जिसमें हम देखेंगे बातें वही है कि हम यहाँ पर गुड्स भेजते हैं, सर्विसेज भेजते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, या फिर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सीईओ, इनके रोल्स हैं। बस उसको एक तरीके से हम समझेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो। फिर आती है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और नीति आयोग। ऑफ कोर्स आप समझ चुके होंगे, 5 ईयर प्लान यहाँ पर कवर होते हैं। फिर रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर इन एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, ये आपका कवर हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम देते हैं तो ये उसको कवर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रा, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, राइट। इसके बाद में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें कवर होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे भाई ग्लोबलाइजेशन जब आया था और इंडिया ने इसको एक्सेप्ट करा तो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा रहा। फिर अभी जैसा आप देख रहे हैं ट्रम्प की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रही है, बाकी भी कंट्रीज यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, कि जैसे हमारे देश में अगर देखो तो जब दिवाली आती है बोलते हैं ना स्वदेशी अपनाना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उनको भी हम पढ़ेंगे कि डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ कैसे हम जा रहे हैं। देन आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आपको पता है 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी आई थी, और इस तरीके से हम धीरे धीरे सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बुक में ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी
बिल्कुल ही पुरानी वाली दे रखी है, आई थिंक 2021 समथिंग की दे रखी है, तो मैंने आप लोगों को 2023 पढ़ानी है, ठीक है। इसके अलावा हम एफडीआई समझेंगे क्या होता है, एफपीआई क्या होते हैं, एफआईआई कैसे होते हैं, तो वो हम समझेंगे। फिर आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी जो यहाँ पर अलग अलग आर्म्स होती हैं, ठीक है, फंडिंग्स वगैरह के बारे में, किसके पास कौन सी सीट है, इनके बोर्डिंग गवर्नर्स में कौन कौन होता है, ये सारी चीजें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में कौन होता है, वो सब आप देखोगे। फिर आती है यूनिट 10, क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स एसडीजीज के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। एंड देन इशू फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी जो इश्यूज फेस कर रही है करेंट टाइम में, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। फिर आपका मॉड्यूल बी आता है। अब मॉड्यूल बी अगर मैं देखूं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग यहाँ पर कवर होते हैं। इसमें आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप समझोगे कि माइक्रो इकोनॉमी किसे बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमी किसे बोलते हैं। फिर यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के बारे में आप जानोगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कैसे यहाँ पर प्राइसेस जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, या फिर नॉन प्राइस फैक्टर से अगर यहाँ पर चेंजेस आते हैं तो डिमांड और सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस आएगा। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, तो आप देखेंगे जब आरबीआई यहाँ पर मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा देती है, या किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक यहाँ पर मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो क्या इम्पैक्ट आता है, राइट। इन्फ्लेशन यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में समझोगे। थियरीज ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आप ना अपनी थोड़ा सा इसका जो मेजर पार्ट है वो तो खैर आप एएफएम में पढ़ते हो, बट हाँ बेसिक बेसिक पार्ट यहाँ पर भी आप समझते हो, जैसे आपकी बॉन्ड्स वगैरह से रिलेटेड थियरीज होती हैं। फिर आते हैं बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बिजनेस साइकिल में पीक कब आती है, बूम कब होता है, ठीक है, रिसेशन कब आता है, डिप्रेशन कब आता है, रिकवरी कब होनी शुरू होती है, ये सारी चीजें हम किस में कवर कर रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स में। फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आते हैं, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसमें कितने लोग बैठते हैं, यहाँ पर किस तरीके से रिपोर्ट करना होता है, इन्फ्लेशन टारगेट फुलफिल नहीं होगा तो गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्ट करना है, वो सारी चीजें। और फिस्कल में और इसमें भी आपको एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ते हो। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर आप पढ़ते हो जीडीपी के बारे में, जीवीए के बारे में। आप देखते हो जीडीपी के कौन से 3 मेथड्स है जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। आप पढ़ोगे नॉमिनल, रियल जीडीपी हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। आगे समझ में इतना। अब आगे देखो आप, यूनियन बजट है आपके सामने। तो यूनियन बजट में हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन बजट में हम पढ़ते हैं बजट से रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं। वैसे तो बजट अलग से आता है, बट जो न्यू बजट आता है उस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में, स्टैटिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमारे पास में ये हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट, और इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जो कि आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। अब इनसे आप यहाँ पर जो कंप्लीट कवरेज कर रहे हो वो आपके लिए होता है पूरा का पूरा इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई हमें पढ़ाई जो करनी है वो पढ़ाई हमें यहाँ पर फाइनेंस की कैसे करनी होगी, तो फाइनेंस के लिए आपके पास मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास हम फाइनेंस को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका ओवरव्यू लेना है, कैसा है इंडिया का फाइनेंस सिस्टम, इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया में जैसे आपको पता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है। उन सबको हम पढ़ेंगे, कौन से बैंक्स आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स को बहुत डिटेल में हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। फिर आती हैं बैंकिंग लॉज। बैंकिंग लॉज में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ोगे आरबीआई एक्ट के बारे में, आप पढ़ोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। फिर आपके पास में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आप देखोगे कि कैसे आईसीआईसीआई बैंक भी ना एक डीएफआई था। इसके अलावा आप यहाँ पर समझोगे कि अभी जो लेटेस्ट नफेड आया है उसका क्या रोल है, कैसे इंडिया में जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फाइनेंस की जरूरत होती है, तो हम कमर्शियल बैंक से लैंडिंग नहीं करवा रहे हैं, रेदर ये डीएफआई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, इनके बारे में भी पढ़ने वाले हो, नेशनल हाउसिंग बैंक भी। देन आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब आपको पता है इंडिया में रूरल सेक्टर है, वहां पर आपको क्या चाहिए, रूरल और वीक सेक्टर के लिए आपको सिंपली यहाँ पर हमें देखना होता है कि कैसे इनके पास में हम क्रेडिट सर्विसेज दे पाए। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम देखेंगे। फिर एनबीएफसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है एनबीएफसी क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, अब इंश्योरेंस भी हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। तो हम देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारे पास किस तरह की कंपनीज है, कितनी कंपनीज है, वो भी हम देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर देखते हैं कि किसको कौन से रेगुलेशन जो है वो वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पर गिवना एक्ट आया था, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। फिर आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटर्स और उनके रोल्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में पीएफआरडीए है, इसके अलावा हमारे पास सेबी है और हमारे पास आरबीआई है, इरडा है। तो ये 4 रेगुलेटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनके रोल्स रहते हैं। फिर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि कितना आपके पास में वो जो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है उसमें अलग अलग कमिटीज आई, किस तरह के रिफॉर्म्स हमारे सामने आए, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पर आप इस पूरे चैप्टर के थ्रू जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है फाइनेंस के थ्रू उसको समझ जाओगे, इंडिया की फाइनेंस आर्किटेक्चर आप समझ जाओगे। तो इंडिया की इकोनॉमिक आर्किटेक्चर आपने मॉड्यूल ए में समझी, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर आप मॉड्यूल सी में समझे। अब आओ मॉड्यूल डी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। द मॉड्यूल अगर इसको आपने छोड़ दिया एग्जाम में, एक बार मान लो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने मॉड्यूल सी तक कंप्लीट कर लिया, 3 मॉड्यूल्स कर लिए। अगर मैं मॉड्यूल वाइज बोलूं तो मैं ऐसा बोल दूं कि अगर आपने 75% कंपोनेंट कंप्लीट कर भी लिया तो भी जो रिमेनिंग 25% आप अगर छोड़ जाते हो एग्जाम क्लियर नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस 25% को कंप्लीटली कवर कर लेते हो, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है और आप उनको क्लियर कर लेते हो तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। एटलीस्ट वो जो 50 मार्क्स है ना वो आ जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल डी अच्छे से कवर कर लेते हैं और मॉड्यूल ए बी सी को भी समझ लेते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 60-70 मार्क्स आ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम इतना टफ नहीं आता है अगर कॉन्सेप्ट कवर्ड है, अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो एग्जाम ऑफ कोर्स यहाँ पर टफ हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर ही मेरा रोल रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो थोड़ा सा मॉड्यूल डी के बारे में समझते हैं। मॉड्यूल डी मैं ये 30 क्लासेस में कंप्लीट कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस ऑफ कोर्स ह्यूज है, 29 चैप्टर से लेकर 45 चैप्टर तक है। अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट्स को कवर करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को, इंटरकनेक्टेडनेस मार्केट्स की, मार्केट डायनेमिक्स कैसे है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव मार्केट्स, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग करनी है तो कौन से मार्केट में जाएंगे, मनी मार्केट में। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज करना है, कहाँ जाओगे, कैपिटल मार्केट में जाओगे। किस तरीके से डेट बॉन्ड मार्केट काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आप समझोगे कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंजेस किस तरह से होते हैं, ऑल ओवर यहाँ पर वर्ल्ड में आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कैसे काम करता है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज के बारे में आप जानोगे कि कैसे यहाँ पर जो बैंक है इसका रोल इवॉल्व हो चुका है। अब ये एडवाइजरी सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है। डेरिवेटिव मार्केट, आज के टाइम में फॉरवर्ड, फ्यूचर, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर अभी उठाओगे ना, मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलती हूँ, अगर आप कल का न्यूज़पेपर उठा लो, ठीक है, कल का न्यूज़पेपर अगर आपने द हिंदू ई बिजनेस लाइन उठाया, पूरी एक आपको ना पेपर डेरिवेटिव मार्केट्स पर मिलेगी। इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव्स का रोल इंडिया में, और बहुत ही ज्यादा। बहुत सारे लोग, आप लोग शेयर्स वगैरह खरीदते होंगे तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर फ्यूचर लेते हैं स्टॉक्स में। तो वो सारी चीजें कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट से। फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड्स, इन सबको हम कवर करते हैं। वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंस, हायर परचेज, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग कैसे करनी है। फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वेंचर कैपिटल तो अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है ना तो भी बहुत मजा आने वाला है। सीड फंडिंग कैसे होगी, है ना, यहाँ पर पूरी साइकिल आप समझते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की।
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं लाइफ प्रोडक्ट, नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स क्या क्या दिए जा रहे हैं। पेंशन प्रोडक्ट्स में जैसे एनपीएस हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग पेंशन प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको आप देखने वाले हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको आप पढ़ोगे। अब रिट्स और इनविट्स में हमारे पास में किस तरीके से काम हो रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जब किसी भी यहाँ पर इन्वेस्टर को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या फिर बहुत बड़े अमाउंट में बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना, या वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्डिंग्स को मैनेज नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर रियल एस्टेट किस तरह से काम करता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट ने हमारी ग्रोथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा दी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब गाइस, आपके दिमाग में आता होगा कि एग्जामिनेशन पास क्राइटेरिया क्या रहता है। देखो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो यहाँ पर आपके लिए सिंपली कुछ नहीं, आपको 45 मार्क्स लेकर आने हैं अपने चारों सब्जेक्ट्स में, लेकिन एग्रीगेट 200 मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आपकी एग्जाम क्लियर मानी जाती है, राइट। अब लेकिन अगर आप ये एग्जाम सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में देते हो, या फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो आपके किसी एक सब्जेक्ट में भी 45 से कम मार्क्स आए, वो क्लियर नहीं हुआ, तो आपको अगली बार किसका एग्जाम देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट आपका 50 से कम मार्क्स थे। तो मैं हमेशा यही बोलूंगी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको समझनी है कि ये आपके पास 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स रहेगी, ठीक है। तो 50 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अब आपको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसी वजह से यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आपने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में वो भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे, तो मैं एकदम सही बात बोल रही हूँ। दिस विल बी द राइट अप्रोच टू फॉलो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। फिर आती है बात एग्रीगेट पास रूल की। तो यहाँ पर अगर आप 50 मार्क्स नहीं लेकर आ पाए, मान लो आपके 45 आए किसी ए सब्जेक्ट में, बी सी और डी में आपके पास 50, यहाँ पर मान लो 47 आ गए, ठीक है। अब इसमें भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट 200 नहीं बन रहा। मान लो किसी सब्जेक्ट में जैसे लेट अस से रिटेल बैंकिंग में आपके 60 मार्क्स आ गए, फाइन। अब आप चेक करोगे आपका स्कोर कितना है, तो क्या आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हो? तो अगर आप क्लियर कर पा रहे हो, विच इज ऑफ कोर्स इन दिस केस पॉसिबल, तो ऐसी सिचुएशन में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट मान लो कि आपके पास में एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ, वेदर क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेकर चलते हैं कि आपके एक सब्जेक्ट में 44 आ गए, एक में 45 आ गए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स में 60 आ गए, ठीक है। तो भी आपके एक सब्जेक्ट में 44 आ गए, तो जिस सब्जेक्ट में 45 आए हैं वहां भी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, समझे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स हु डू नॉट रीच 50 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट may still be declared successful if they meet the following aggregate rule। अब क्या रूल था कि आपको एटलीस्ट 45 मार्क्स लेकर आने हैं और ओवरऑल एवरेज यहाँ पर आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट्स में कोशिश करो 50 से 55 मार्क्स लेकर आने की, ठीक है। इवन मैं एक सच्चाई बताती हूँ आपको, बिकॉज आई हैव क्लियर दिस एग्जाम एंड मैंने 2 बार ही दे दिया था पेपर, कैसे कर दिया वो खैर मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने 2 डिफरेंट आईडी कार्ड से 2 बार एग्जाम दे दिया था, एक बार डीवीएफ का दिया मैंने। तो जब हमने दिया वो एग्जाम, तो मुझे जो समझ में आया वो मुझे यही समझ में आया कि इट्स वेरी इजी टू स्कोर 60 मार्क्स, इट्स वेरी इजी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट इट्स डिफिकल्ट। बट अगर कोई पेपर किसी को बहुत टफ लग रहा है लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो एग्जाम ना बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं जेआईआईबी के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट पॉलिसी की। तो यहाँ पर हमारे पास में एग्जामिनेशन में यही रहता है कि विच एवर इज अर्लियर रूल फॉलो करना है। एक कैंडिडेट को 5 अटेम्प्ट बोले जाते हैं और एक पीरियड 3 साल का दिया जाता है। अब यहाँ पर ये आपका जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मीनिंग मान लो मेरे पास में अटेम्प्ट था, ये अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया और इसके नेक्स्ट वाले में मैं देने गई, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला मैंने स्किप कर दिया और फिर मैंने एग्जाम दिया, तो ये वाला अटेम्प्ट भी ना मेरा काउंट हो रहा है। क्यों काउंट हो रहा है?
क्योंकि यहाँ पर 3 साल का जो क्राइटेरिया है वो लग जाता है बीच में हमारे पास, और 5 साल हमें 5 अटेम्प्ट हमें टोटल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक साइकिल अगर स्किप कर भी देते हैं 3 साल के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कब नहीं काउंट हो रहा, जब आपकी 3 साल की साइकिल कंप्लीट होने से पहले पहले आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो आप कितने भी अटेम्प्ट छोड़ दो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि टोटल आपके पास 6 साइकिल हो गई 3 उसमें साल में, तो आप इनमें ही एग्जाम क्लियर कर लो। फाइन। वैसे तो एग्जाम में यही बोलूंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही बेटर होता है। एक ही बार में पढ़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो, सीआईबी करो, 2 इंक्रीमेंट्स लो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो एंड मस्त अपना बैंकिंग में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाओ, राइट। चलो, अब री रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होता है जब ये 3 साल का या 5 अटेम्प्ट वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा ये याद रखना, ये जो 3 साल का टाइमर है ये कंटिन्यूड रहता है। एक अटेम्प्ट छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये काउंट चलेगा 3 इयर्स वाला पीरियड। अपॉन री रजिस्ट्रेशन, जब आप री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई भी क्रेडिट्स जो आपने पहले अर्न किए थे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और कैंडिडेट को प्रोसेस फिर से बिगनिंग से शुरू करना पड़ेगा। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है कि आपके पास में इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डायरेक्ट और फैक्ट बेस्ड आते हैं, जिसमें कि आपसे कंपोनेंट्स जीडीपी के, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई के रेगुलेटरी फंक्शंस डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में पूछ लिए गए, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दे दिए, 3 स्टेटमेंट्स दे दी, पूछा कौन कौन से करेक्ट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट पूछी जा सकती हैं। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्यादा फेवरेट रहता है इनका। तो मैच द फॉलोइंग में जैसे आपके पास म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स दे दिए, बोले मैच कर कर बताओ। 5 ईयर प्लान दे दिए, बोले मैच कर कर बताओ। ऑब्जेक्टिव दे दिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे इन्होंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कनेक्ट कर लिया, या इकोनॉमिक टर्म्स को उनकी डेफिनेशंस के साथ में, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैच द फॉलोइंग, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप, ये 2 ऐसे टाइप्स हैं जो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज में देखने के लिए मिलते हैं। न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन, देखो बहुत सारे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, बट वो एक क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाला होगा। इसके लिए होगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में जिसमें उन्होंने बात की थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर की। अब उन्होंने वहां पर आप लोगों को क्या दे रखा था, जो प्रॉफिट दे रखा था वो 1 साल का नेगेटिव दे रखा था और बाकी 2 साल का पॉजिटिव था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नेगेटिव साल वाला नहीं लेकर चलते हैं, नेट प्रॉफिट लेंगे हम 3 साल का, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो वो ही यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई कर कर एग्जाम क्लियर किया जाता है, राइट। या फिर आपके पास मनी सप्लाई एग्रीगेट्स में M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत इजी है, लेकिन 2 मार्क्स के हैं। अब क्यों इजी किसको लग रहे हैं, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको पता है कि भाई मनी सप्लाई में क्या चीजें आती हैं, कॉन्सेप्चुअल सिनेरियो बेस्ड। अब यहाँ पर आपके पास में कैसे जो रेपो रेट्स हैं वो मार्केट लिक्विडिटी को चेंज कर देते हैं, कैसे आपके पास में जो डेरिवेटिव्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू मिल सकता है। फिर केस स्टडीज और केस लेट्स में आपके पास में 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर भी आते हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर पर आ गए, ट्रेड्स पर आ गए, ठीक है। स्पेशली जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसीलिए मॉड्यूल डी इंपॉर्टेंट है कि इन सब में भी मॉड्यूल डी की वेटेज ज्यादा हो जाती है। करंट अफेयर्स यहाँ पर जो रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो, यूनियन बजट की कुछ हाइलाइट्स आ जाती हैं, और रिकमेंडेशंस हमें जो बैंकिंग कमेटी से मिल रही हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड है, या फिर जैसे ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट थी आपकी, खैर मैकमिलन में कवर थी, उस पर से एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ऐसा ही है कि भाई वेटेज के अकॉर्डिंग भी चीजों को कवर किया जाता है, सब कुछ एकदम से नहीं पढ़ा जा रहा, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन वेट, हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स, फोकस एरिया। क्वेश्चन वेट में 0.5 मार्क्स है, ठीक है। 5.5 मार्क्स के देखो अब आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो 50 क्वेश्चन आ जाए और 25 मार्क्स के, या तो 40 क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, 0.5 के, 40 आ जाए 1 मार्क के, और 20 क्वेश्चंस आ जाए आपके 2 मार्क के। अब ये दोनों में से कोई भी वेटेज हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपके पास 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, छोटे से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। 1 मार्क में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े एनालिटिकल हो जाते हैं।
2 मार्क में या तो न्यूमेरिकल होता है आपका, ठीक है। यूजुअली मैंने जो अभी तक नोटिस किया है, इंडियन इकोनॉमिक्स में ना इजी न्यूमेरिकल भी आपका 2 मार्क में दे देते हैं, और अगर थोड़ा हैवी वाला दे दिया तो वो भी 2 मार्क में देंगे। केस स्टडीज आपको मिल जाती हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग जो आती है वो 1 मार्क में आ जाती है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है, टाइम सफिशिएंट रहता है, यूजुअली 1.5 घंटे तक भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बाय वेटेज। तो क्योंकि 50% यहाँ पर टोटल मार्क्स जो हैं वो केवल 25% क्वेश्चन से आएंगे, तो हमें यहाँ पर फोकस किस पर करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, एज आई टोल्ड यू, कौन सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल डी, ठीक है। तो हमें मॉड्यूल डी के ऊपर सबसे बड़ा फोकस करना है, सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स। मॉड्यूल डी ना पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा कि इनको याद करना है, लेकिन इतना याद करने जैसा ज्यादा नहीं है, वो याद हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि आप वहां फंस जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वैसे तो सभी का करना है, लेकिन बाकी मॉड्यूल्स आप देखेंगे थोड़ा रटने वाली भी चीजें होती है, इसमें ऐसा नहीं है। मॉड्यूल डी डोमिनेटिंग है, हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर रखता है, और यहाँ पर आपके पास में 45% जो स्कोर्स आएंगे वो इसी से आने वाले हैं। इसके बाद कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद में आप यहाँ पर मॉड्यूल बी के साथ जा सकते हैं, मॉड्यूल सी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, एंड देन मॉड्यूल ए के साथ जा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल डी, फिर मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल बी, और फिर मॉड्यूल ए। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और एक बहुत ही यहाँ पर मैं ऑनेस्ट टॉक करने वाली हूँ। सो आप लोगों के लिए जो क्लियर करेंगे पेपर वो है मॉड्यूल डी। तो हम लोग भी स्टार्ट यहीं से करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। ये मॉड्यूल कवर करने के बाद में रिवीजन भी करना है, ठीक है। ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद में इसका रिवीजन भी करना है, तो इसे जल्दी से कंप्लीट करेंगे। पहले कंप्लीट करने के बाद में आप पैरेलल में इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपको भी पता होगा कि यहाँ पर जो एग्जाम होता है उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन फाइनेंस का जो एग्जाम आता है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से रहता है। इवन बहुत बार ना बाकी सब्जेक्ट्स इजी आएंगे, लेकिन ये टफ आएगा, तो इस पर एक हैवी आपको मतलब वेटेज भी देना है, एक अपना टाइम डिवोशन ज्यादा करना है। इसीलिए हम भी मॉड्यूल डी से शुरू करेंगे। अब आपको लगेगा मैम मॉड्यूल सी या मॉड्यूल बी ए नहीं आते पहले, तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है तो हम कैसे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल ए, सब मॉड्यूल्स एक दूसरे से एकदम ही इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट नहीं कवर हो रहे, ठीक है। सीआईबी में है ऐसा, जब मैं बीएफएम पढ़ाती हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम उस मॉड्यूल के साथ में जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम मॉड्यूल डी में अपना सबसे पहले चैप्टर से फाइनेंशियल मार्केट से शुरू करेंगे। धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, सभी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। जब आप वो कवर कर लोगे, मैं चाहती हूँ आप मॉक टेस्ट देना भी शुरू करो। क्यों, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे साथ में जेआईबी फाउंडेशन 2.0 लिया है, हम उनको एमसीक्यू बैच भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपकी जो क्लासेस हैं आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लान में हम आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रिंसिपल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव आरबीआई की, ठीक है, यहाँ पर क्या होगी जब हम अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर चेंज द टैक्स रेट्स, डायरेक्टली फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म सिस्टम लिक्विडिटी मेंटेन करो, बाय और सेल कर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो ओएमओज यहाँ पर यही कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल होती हैं, रिस्क फ्री होती हैं, तो आपको इनको सेल करना आसान है। फिर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कैसे अलग है। तो जब भी रियल कोई वर्ड आपके सामने आ जाए इकोनॉमिक्स में, तो समझ जाओ कि इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर कर बात कर रहे हैं। हमें समझना है एक्चुअल में क्या इन्फ्लेशन पर एडजस्टमेंट्स हुई है। नॉमिनल इन्फ्लेशन साथ लेकर चलेगा, तो क्योंकि हमारे पास इन्फ्लेशन साथ में लेकर चल रहा है, तो जीडीपी बहुत बार यहाँ पर आपका हाइप्ड होता है, ओवर लगता है, ओवर एस्टिमेटेड लगता है, लेकिन रियल हमें सच्ची बात बताता है, रियल सिनेरियो बताता है।
ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइसेस पर लेते हैं, जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं। रियल जीडीपी हम बेस ईयर प्राइसेस के साथ में जाते हैं कि एक सामान अगर 10 रुपए का पहले मिल रहा था, ठीक है, और अभी क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो 15 का मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर समझना होता है कि किस तरीके से वो जो इन्फ्लेशन इफेक्ट है वो हम हटा दें, ठीक है, ताकि हमें रियल में ये पता चले कि ये 10 रुपए वाली जो 10 क्वांटिटीज बनी थी, अब ये 12 बन रही हैं या ये 9 बन रही हैं, लेकिन 15 की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, ये ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिखा रही है। ये हम समझेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप क्लास में समझोगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, अभी तो बस मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार एक ऐसा बोलते हैं ना स्क्रीनिंग टाइप के लिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये एक आपकी स्कीम है सीजीटी एमएससी, ये किससे रिलेटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्राइमरी पर्पस क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का, तो यहाँ पर हमारे जो बैंक्स होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए। सीजीटी एमएससी आपकी बात करती है यहाँ पर कि कैसे जो लैंडर्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी यहाँ पर दे दी जाए। कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। क्यों दे रही है, ताकि जो एमएसएमईज हैं उनके ऊपर कोलैटरल वाला बर्डन ना हो, और ये एमएसएमईज हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर रखती हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती हैं। फिर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर बैंक की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, नेट कैश आउटफ्लो, उनको बैंक किस तरह से कवर करेगा। कौन सा इंडिकेटर मोस्ट अप्रोप्रिएट है इंश्योरेंस मार्केट की डेप्थ समझने के लिए मैक्रो टर्म्स में, तो हमारे पास में एक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आप पढ़ोगे, एक डेंसिटी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये हमें बताता है यहाँ पर कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉन जीडीपी, और डेंसिटी यहाँ पर ये बताता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमने कवर कर ली है। फिर ये बात करते हैं कि ऑपरेशनल डिफरेंस हमारे आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या है। एज अ बैंकर यू मस्ट नो अबाउट इट कि भाई रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो जैसे ही किसी ने पैसे भेजे हम वो पहुंच जाते हैं। 2 लाख रुपए भेजने आपको मिनिमम पड़ते ही हैं आरटीजीएस में। साथ में ये यहाँ पर आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मीनिंग अभी भेजोगे अभी पहुंच जाएंगे। नेफ्ट में क्या होता है, 30 मिनट्स का यहाँ पर आपका एक बैच चलता है, तो 48 आवर्स आपके 48 बैचेस चलते हैं 24 आवर्स में, और इसी तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट होता है। तो ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर ऑपरेशनल डिफरेंसेस के अंडर आ जाएगा कि भाई ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली आपके हो रहे हैं और रियल टाइम में हो रहे हैं। नेफ्ट आपका बैचेस में सेटलमेंट्स कर रहा है। फिर फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जो कि आपकी सिंपल बिल डिस्काउंटिंग से अलग है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टरिंग में क्या हो रहा है, मैंने आपको, अगर आपने मेरे यूट्यूब सेशंस करे हैं पहले, तो आपको पता होगा कि फैक्टरिंग में हम क्या करते हैं, बैंक जो इनवॉइसेस होती हैं, जो जैसे सप्लायर ने सामान बेचा बायर को, बायर ने अभी पेमेंट नहीं करी है, तो बैंक ने सप्लायर से उस इनवॉइस को खरीद कर अपने सप्लायर को हेल्प कर दी, फंडिंग दे दी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आता है, और क्रेडिट रिस्क फैक्टर को चला गया कि अगर बायर डिफॉल्ट कर गया अपनी पेमेंट पर, तो अमाउंट किसको जा रही है, अमाउंट यहाँ पर हमारे किसके पास में, सॉरी, अमाउंट यहाँ पर जो पूरा का पूरा लॉस है वो किसका है, बैंक का है, क्योंकि बायर ने पेमेंट नहीं करी है, तो बैंक ने उस बिल को खरीद लिया था। तो हमारे पास में यहाँ पर विद रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, ये सब हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। बाजिल 3 नॉर्म्स, अब आपको पता है बाजिल 1 आया, बाजिल 2 आया, फिर बाजिल 3 नॉर्म्स आया। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 आपके पास क्या है, मेन कैपिटल होती है, राइट। तो यहाँ पर ये जितने भी हमारे कोर कैपिटल बोलते हैं इसको, लॉसेस अक्कर हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। जो शेयर कैपिटल होते हैं, जो शेयर्स बेचते हैं, शेयर बेचने के बाद में कंपनी ने जब उनको बेचा, उसको जो फंड्स मिले, इक्विटी कैपिटल कहलाती है वो, या शेयर कैपिटल कहलाती है। फंक्शन क्या है एक ओम्बड्समैन का बैंकिंग या इंश्योरेंस में, अब आपको पता है आपके पास में पूरा आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। इस बार हाल फिलहाल में इंटरनल ओम्बड्समैन से रिलेटेड चीजें आई थी। तो ये एक प्री इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कस्टमर्स के लिए अगेंस्ट बैंक्स और इंश्योरर्स। फिर ब्रॉड डिफरेंस क्या है रिट्स और इन्विट्स के बीच में, तो रियल एस्टेट यहाँ पर आपके पास में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इन्विट्स होती हैं, तो यहाँ पर इनको लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंजेस पर दोनों को, और हमारे पास में एक स्पॉन्सर होते हैं जो कि खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी को, वो ओन करते हैं। और रिट्स हमारे पास में इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे मान लो कोई ऑफिस बिल्डिंग है, अब उसमें ऑफिस लोगों ने खोल लिया, हमने रेंट पर दे दिया और वहां से रेंट इकट्ठा कर रहे हैं हम,
और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जो इन्विट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाती है जहां पर हमारे पास कुछ कैश फ्लो आएगा, मीनिंग जैसे किसी हाईवे में अगर हमने फंड्स लगाए वहां से टोल कलेक्शन होगा, तो ये हमारे पास में रिट्स और इन्विट्स के बीच में डिफरेंस हो गया। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड्स का, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर ट्रेड्स क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है, मैं इसको बोलूंगी शादी.com है ये, यहाँ पर एमएसएमई के लिए और लेंडर्स के लिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहां पर ये इनकी मैचिंग कराता है। तो हमारे पास में एमएसएमईज अर्ली पेमेंट कर पाते हैं, मिल जाती है उनको अपने रिसीवेबल्स पर, जैसे बायर ने पेमेंट नहीं करी है उनके, तो उन्होंने यहाँ पर अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये रिसीवेबल्स सेल कर लिए और पेमेंट ले ली। ठीक है, तो जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसे यहाँ पर काम हो जाता है, फाइनेंशियल्स के थ्रू फाइनेंसिंग हो जाती है, क्योंकि इनको फंड्स की थोड़ी जल्दी जरूरत पड़ती है एमएसएमईज के पास में। फिर आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी काम करती है ना, कि किसी को यहाँ पर प्रोटेक्शन खरीदना होता है और कोई प्रोटेक्शन सेल करता है और एक प्रीमियम हम पे करते हैं, तो वैसे ही बैंक को लगता है कि भाई मेरा जो कस्टमर है ये यहाँ पर डिफॉल्ट ना कर जाए लोन पर। अगर ये डिफॉल्ट कर गया और मैंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद रखा है, तो फिर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, ये जो प्रोटेक्शन सेलर है, ये पेमेंट करती है। अभी तो खैर मैं आपको बहुत हल्के में बता रही हूँ, ये सभी चीजें मैं आपको एकदम डेप्थ में डिटेल में समझाती हूँ क्लास में। तो ये एक क्रेडिट डेरिवेटिव है जो कि क्रेडिट एक्सपोजर यहाँ पर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स का अलग पार्टीज के बीच में ट्रांसफर कर देती है, या तो हेजिंग के लिए खुद को बचा ले या फिर स्पेकुलेशन के लिए। ठीक है, तो मान लो एबीसी डिफॉल्ट कर गया, तो बैंक को जो अमाउंट मिलनी थी एबीसी से, अब वो कौन देगा, ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर या फिर प्रोटेक्शन सेलर देगी। अब एक ग्रीन बॉन्ड क्या है, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन वॉशिंग, आजकल बहुत ये टर्म्स चल रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड क्या है, यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट। पहले लोग लोन ले लेते थे, अब लोन ना लेकर डायरेक्टली यहाँ पर बॉन्ड इशू करते हैं अपनी कंपनी के और फिर लोन लेते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको मेच्योरिटी पर पे करना है, बाकी टाइम आप केवल इंटरेस्ट पे करते हो जिसको हम कूपन बोलते हैं। और ग्रीन बॉन्ड्स वो हो गए जो एनवायरमेंटली यहाँ पर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन इंफ्रा, इन सब में अगर हम फंड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, जीवीए और जीडीपी बेसिक प्राइसेस पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जैसे जीवीए के बारे में अगर आप समझे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए को टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स के साथ में अगर मैंने ऐड करा और सब्सिडीज माइनस कर दी तो मेरे पास जीडीपी आ जाता है, समझे। तो यहाँ पर हमारे पास में जीवीए एक्चुअल प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दिखाता है सेक्टर्स का, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू गुड्स की, सर्विसेज की कितनी होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसा है, ये सारी बातें हम समझते हैं। और हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू देखी जाएगी जो कार्स प्रोड्यूस की गई हैं या फिर स्टील्स कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं। एंड जीडीपी क्या कर रहा है, जीडीपी हमारे लिए यहाँ पर हम जीवीए से ड्राइव कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस थी टैक्सेस और सब्सिडीज के लिए। तो टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे ताकि हमें जीडीपी बेसिक प्राइस पर पता चले, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में जीवीए प्रोडक्शन वैल्यू एडेड देखता है, जीडीपी नेशनल आउटपुट देखता है आपका कितना है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं, समझे। तो जीवीए क्या है, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेक्टर लेवल पर माइनस कर दिया, और जीडीपी पर हम यहाँ पर जीवीए टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एक कंट्री में डोमेस्टिक उसके बाउंड्रीज के अंदर कितना यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो आपके फॉरेन नेशनल्स हो चाहे वो इंडियन नेशनल्स हो। ठीक है, रेजिडेंट्स के थ्रू होना चाहिए। तो ये आपके पास आंसर ए हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अभी तक अगर आपने गाइडली एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो गाइडली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरा भी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर लेना, ताकि कोई भी कभी भी डाउट आता है, मानवी मैम गाइडली के नाम से आप ढूंढोगे या बीएफएम बाय मानवी मैम या क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है, कभी भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही आपका मैसेज देखती हूँ मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए
फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।